वेलकम एवरीवन। कॉन्सेप्ट वीडियोस के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है। तो पहले तो हम ये जानते हैं रियल नंबर होते क्या है। तो रियल नंबर जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही जानिए आप, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर्स कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और जहाँ पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या होता है? क्योंकि पी और क्यू पहले तो इंटीजर हो, ठीक है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। और पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है कि पी और क्यू का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है? वो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो ये है कि वो वन कॉमन फैक्टर है इसका। पी एंड क्यू हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, ठीक है। ठीक है, समझ गया। अब आगे देखिए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर तो हो गया, अब इरेशनल नंबर क्या होता है देखिए। इरेशनल नंबर किसी भी प्राइम नंबर का अगर रूट किया जाए तो वो इरेशनल आता है, जैसे √2, √3, ये इरेशनल नंबर है। और एक और भी इरेशनल नंबर होता है, अगर कोई नंबर को अगर सॉल्व किया जाए, डेसिमल में लिखा जाए, तो वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग आए। नॉन रिपीटिंग, रिपीट मतलब रिपीटिंग भी ना हो और टर्मिनेटिंग भी ना हो, तो वो भी इरेशनल नंबर होता है। जैसे √2 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग 1.41 ऐसे करते करते जाएगा, और वो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे 414141 रिपीट अगर होता तो वो रेशनल नंबर हो जाता, लेकिन रिपीट नहीं होगा कभी भी। सॉल्व करके आप देखेंगे तो कभी भी रिपीट नहीं होगा। आगे और एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको। अब हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर ही होता है। रेशनल नंबर का एक पार्ट है इंटीजर। जैसे इंटीजर को हम लोग, इंटीजर मतलब डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे -3, -2, 0 या -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर से देखा जाए निगेटिव। तो ये सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो समझ चुके हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स ये इंटीजर्स ही होते हैं, बस यहाँ पे निगेटिव नंबर्स जो होते हैं और जीरो को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे 1, 2, 3, 4 ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं और जीरो भी आता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर्स ये होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 5, 3, 7, 11, 9। मतलब 5 में 2 जोड़िए, ऐसे 2 जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो आपको सारे ऑड नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स, हाँ। और इवन नंबर क्या होता है? यहाँ पर इवन नंबर देख लीजिए। इवन नंबर जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है, जैसे 2 भी खुद इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते आगे जाते रहेंगे तो इवन नंबर आते रहेंगे आपके पास। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका जिसका अगर फैक्टर निकाला जाए तो फैक्टर सिर्फ 2 फैक्टर आएगा उसका। एक तो वो खुद आएगा और 1 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 है। 5 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या क्या है? सिर्फ 1 है और 5 है, किसी भी और नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 13 है, ये इसका ही 1 है और खुद एक 13 है। 7, 9 नहीं है, 9 क्योंकि 9 का 3 भी एक फैक्टर होता है। तो ऐसे ही आगे करते हैं, 19 है, 13 है, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर आते जाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर इनफाइनाइट होता है, इसका कोई एंड नहीं है। फिर प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर जो किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो। जैसे मतलब प्राइम नंबर को हटा दिया जाए तो जितने भी और नंबर बचते हैं वो कंपोजिट नंबर हो गए हैं। जैसे 4, 8, 6 ये सब कंपोजिट नंबर होते हैं। सारे इवन नंबर तो कंपोजिट नंबर होते ही है, 2 को छोड़ के। 2 भी एक प्राइम नंबर होता है, आपको जानना चाहिए। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, भले ये इवन है। ये इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम भी होता है। प्राइम प्लस इवन, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है दुनिया में जो खुद 2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये एक थ्योरम है। ये क्या कहता है? अगर कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, अभी वेरिएबल मानेंगे, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वहां पे एक एग्जिस्ट करता है पी और क्यू, कि हम ए को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकें। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, ए जो बी से बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा होता, ठीक है, अगर बी ए से बड़ा होता तो हम लोग ऐसे लिख सकते बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। तो ये जो क्यू एंड आर है ये हमेशा यूनिक रहेगा। यूनिक, इट विल बी ऑलवेज यूनिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए 18 और हमारे पास है 6 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 18 जैसे बड़ा है, 18 इक्वल्स 6 और यहाँ पे इंटू
3 प्लस 0। तो यहाँ पी और क्यू क्या आया, यहाँ पे 3 आया पी और क्यू आया 0। ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। तो क्यू 3 आया, आर 0 आया। ये 3 और 0 यूनिक है, 18 और 6 के लिए ये यूनिक है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा। ठीक है, हमेशा यूनिक होता है। और आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ फिर यूक्लिड डिवीजन। तो इसका एक एप्लीकेशन भी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं हम लोग, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। एचसीएफ आप जानते होंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसी भी दो नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए वो दो नंबर है 36 और मान लीजिए दूसरा नंबर 14 है। अगर इन दोनों नंबर का हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ इसका कैसे निकलेगा, देखिए 36 पहले तो बड़ा है तो 36 को इधर लिखेंगे, 36 इक्वल 14 इंटू बड़े से बड़ा नंबर लिखते हैं। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि यहाँ 1 लिख के 14 इंटू 1 लिख दिए, यहाँ पे यहाँ 22 लिख दिए। ये भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन आप जितना बड़ा से बड़ा नंबर हो सके वो लिखते हैं, तो ये तो गलत है। ये तो गलत है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 14 इंटू 2 प्लस 8। देख सकते हैं आप, ये 14 इंटू 3 तो हो नहीं सकता है, 14 इंटू 3 अगर करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो 42 तो बड़ा हो गया, यहाँ हमेशा प्लस आना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जब तक यहाँ पे जीरो ना आ जाए तब तक सॉल्व करते रहेंगे। फिर ये 14 यहाँ पे चला आएगा इस साइड, 14 इक्वल्स टू और 8 यहाँ पे आ जाएगा। 8 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 1 प्लस 6, 8 इंटू 1 प्लस 6। अगर 8 इंटू 2 करते हैं तो 16 आता है, जो 14 से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं जो इससे कम नंबर दे, कम दे या इसके बराबर दे दे, तब यहाँ जीरो आ जाएगा। अगर बराबर आ गया तो ये 6 आ गया यहाँ पे। अब 8 को यहाँ पे लेके आएंगे, 8 और 6 को यहाँ पे लेके आएंगे, 6 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, अब एक और बार सॉल्व करेंगे इसको, 6 इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा, 2 इंटू देखिए यहाँ पे 3 प्लस 0। देख सकते हैं यहाँ पे आप, आर जो है वो जीरो आ गया, मतलब रिमाइंडर जो है वो जीरो आ चुका है यहाँ पे। तब 2 ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं ये एचसीएफ है। ये इसका 36 और 2 का एचसीएफ। सो द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 14 विल बी 2। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल, अभी सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे कुछ जो बोर्ड में आए हुए हैं पिछले साल। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या कहता है, कोई भी कंपोजिट नंबर इस दुनिया में, उसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हमेशा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये तीनों प्राइम नंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट देखते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। मान लीजिए आपके पास जैसे कि 18 आ गया यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 56 आ गया तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। हाँ सही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए सारे प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही करता है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे 7 इधर आ जाए, 2 इधर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये हमेशा यूनिक रहेगा। देखिए 56 के लिए ये हमेशा, जैसे 3 2 है इसमें और एक 7 है, तो किसी और नंबर के लिए ऐसा नहीं होगा कि 7 किसी और के लिए एक आ जाए और 2 3 आ जाए, ऐसा सिर्फ 56 के लिए होगा। तो हमेशा ये यूनिक रहता है। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, इससे हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं। ठीक, और नेचर ऑफ डेसिमल फाइंड बताते हैं। ये एप्लीकेशन है, आपको बताया जाएगा आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ तो आप जान चुके हैं, तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम। तो मान लीजिए आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, थोड़ा बड़ा नंबर देते हैं 36, ये सिर्फ 36 है और यहाँ पे 56। इन दोनों नंबर का हमको बताना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं ये बताया जाएगा आपको। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले तो इन लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख लीजिए इसको। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 56 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इसमें से, देख सकते हैं ये पहला 2 कॉमन है, दूसरा भी 2 कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। ये 3 है, ये 2 है, कॉमन सिर्फ इतना ही है 2 इंटू 2। तो कॉमन क्या है इसमें से, कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2। अब देखेंगे अनकॉमन क्या है। अनकॉमन क्या है, 3 इंटू 3 यहाँ पे है और 2 इंटू 7 यहाँ पे है। तो अनकॉमन क्या है, अनकॉमन 3 इंटू 3 और 2 इंटू 7। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए ये चारों नंबर को हम लोग, तीनों नंबर को इसको 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 मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ये आएगा 504। अपने हिसाब से आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको सही लग रहा हो तो। और तो ऐसे इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ से कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर दिया है, और अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन क्या आया था यहाँ से, कॉमन 2 इंटू 2 आया था, तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। तो एचसीएफ इसका 4 आ गया और 504 इसका एलसीएम है। यहाँ एक जगह लिख देंगे इसको, एलसीएम ऑफ 36 एंड 56 इज 504। और एचसीएफ क्या है,
36 56 का ये है 4, ऐसे लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करता है एलसीएम एचसीएफ को। एलसीएम इसको बोलेंगे एलसीएम ऑफ 36 एंड 56 इज 504, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 56 इज 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला अगला एक डिफिनेशन है, अगला एक थ्योरम है, थ्योरम नहीं है कुछ, ये बस एक समझ लीजिए इक्वेशन है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। इसको वेरीफाई भी करेंगे हम लोग। मान लीजिए हमने पिछले 1 मिनट पहले हम लोग निकाले थे कि 36 और 56 का हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाले थे, तो इसका एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ आया था 4 और एलसीएम क्या आया था? 504। दोनों साइड मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 36 इंटू 56 क्या होगा? 36, ये आएगा 2016 इक्वल्स टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी आएगा 2016। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कुछ लोग इस फॉर्मूला को यूज कर देते हैं, 3 नंबर, अगर ए बी सी 3 नंबर है उनके पास, उसमें भी यूज कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे आप ये नहीं दे सकते प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 नंबर्स, मान लीजिए आपके पास ए बी सी है, इन तीनों का अगर एच सी एफ ऑफ ए बी सी निकाल के एच सी एफ एल सी एम ऑफ ए बी सी करते हैं तो ये गलत आएगा, ये ट्रू नहीं है। 3 या 3 से ज़्यादा अगर कोई भी नंबर है तो उसको आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत आएगा हमेशा। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ट्रू है, और इसका यूज भी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा आपको यूज दिखेगा। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आपको एचसीएफ दिया हुआ हो और ये दोनों नंबर दिया हो और बोले आपसे एलसीएम फाइंड करो, तो आप डायरेक्ट इसको यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे, इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जिसका यूज भी होता है क्वेश्चंस में। तो मान लीजिए कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है आपके पास, मान लीजिए लेट से वो पी है, पी एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। अगर ये किसी नंबर को डिवाइड करता है, जैसे मान लीजिए किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लीजिए ए स्क्वायर को ये डिवाइड करता है, डिविजिबल है, ए स्क्वायर जो है वो पी से डिविजिबल है, तब ये हमेशा ट्रू होगा कि पी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है, ये हमेशा ट्रू होगा। अब देख सकते हैं, मान लीजिए 3 जैसे है, ये 36 को 3 जैसे है, ये 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है ना, तो 3 36 को डिवाइड करता है, तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब कोई अगर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर प्लस करें या माइनस करें इरेशनल नंबर से, तब ये हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इसका भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज़ होता है, आगे आप देखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, अगर कोई भी प्राइम नंबर का अंडर रूट लिया जाए, मान लीजिए ये पी जैसे प्राइम नंबर था, इसका अगर अंडर रूट लेंगे आप, तो ये हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है, मान लीजिए 17 है, इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो ये इरेशनल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसको आप पी वाई क्यू में चेंज नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे क्यू जो है 0 के इक्वल हो, पी एन क्यू आर को प्राइम्स आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, ये इरेशनल नंबर है। √2 भी एक इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है, √7 भी इरेशनल नंबर है, ऐसे करते करते √11 भी इरेशनल नंबर है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट लिया जाए तो हमेशा इरेशनल आता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका यूज़ दिखाई देगा आगे। देखिए, अब आपको बताया जाएगा प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ तो समझते होंगे आप क्या होता है, प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? जैसे हमको कुछ भी प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं, मान लीजिए कुछ भी प्रूफ करना है और बताना है कि ये ट्रू है, तो हम लोग मानते हैं कि वो ट्रू नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग को प्रूफ करना, एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर कुछ प्रूफ करने के लिए दिया हो हम लोग को एग्जाम में कि √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो, इट इज इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? पहले तो हम लोग √7 को रेशनल मान लेंगे। ठीक है, लेट √7 बी रेशनल। तो रेशनल मानेंगे तो कुछ कंडीशन भी आएंगे रेशनल नंबर के। √7 को हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी इंटीजर है, इंटीजर्स, एंड बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। पी एंड क्यू, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? इन दोनों का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो 1 है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये आएगा 7 इक्वल टू a² बाई b²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मिला, a² इज इक्वल टू 7 इंटू b²। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मतलब 7 जो है वो a² को डिवाइड करता है, क्योंकि a को डिवाइड करता है, क्योंकि मतलब अभी आपको बताया गया था कि अगर कोई प्राइम नंबर है और सामने कोई स्क्वायर नंबर को वो डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा, उस नंबर के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ देख सकते हैं फैक्टर, ये 7 फैक्टर है इसका, a² का b फैक्टर है और एक और b फैक्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हेंस 7 डिवाइड्स a। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं
तो वहाँ 7 अगर ए को डिवाइड करता है तो यहाँ ऐसा कोई ना कोई नंबर जरूर होगा जो ए इक्वल टू 7 बी सी को सेटिस्फाई करे। सी जरूर एक ऐसा नंबर होगा जो सी ऐसा नंबर एक होगा जरूर सी के जो सी को रिप्लेस कर सके, सॉरी, ठीक है। अगर इसका भी दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 49 सी स्क्वायर आएगा ना। ये यहाँ 49 सी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर आया, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो 49 सी स्क्वायर को इसके इक्वल कर देंगे 7 बी स्क्वायर के। 49 सी स्क्वायर इक्वल टू 7 बी स्क्वायर कर दिए। 7 से 49 कैंसिल हुआ, ये आएगा 7 सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं 7 जो है वो बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। 7 जो है 7 डिवाइड्स बी, ठीक। और यहाँ पे हम लोग लिखे थे 7 डिवाइड्स ए, और हम लोग ये भी तो देखे थे ए और बी जो है वो को प्राइम है। तो ये एक हम लोग ऐसे रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए और बी जो है वो को प्राइम भी है और उसका कॉमन फैक्टर 7 भी है। ये कैसे पॉसिबल है? हेंस आवर इनिशियल एजम्पशन मतलब जो हम लोग माने थे शुरू में, हेंस आवर इनिशियल एजम्पशन दैट रूट 7 इज रेशनल इज रॉन्ग। मतलब गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई कि हम लोग रूट 7 को रेशनल मान दिए, यही गलत है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि रूट 7 जो है वो इर्रेशनल है, रूट 7 इज इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्लास 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन 99.9% चांस है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि जितने बार मैंने भी पेपर पिछले बार का देखा है तो उसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि प्रूफ करो कि ये इर्रेशनल है। तो ठीक है, आप उसको ध्यान से मतलब नोट कर लीजिएगा अपने वर्ड्स में अपने कॉपी पे अच्छे से नोट करिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो शुरू में आपको बताया गया था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, एंड नॉन रिपीटिंग। तो देखिए नंबर्स कैसे होते हैं, मान लीजिए अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए किसी भी नंबर को, तो अगर ऐसा नंबर आता है 0.2, तो ये तो जैसे 0.2 इसके आगे कुछ नहीं है तो ये तो टर्मिनेट हो गया, ये तो रुक गया एक जगह जाके, टर्मिनेटेड। ऐसे ही 0.56 ये पॉइंट है, ये कॉमा नहीं है, 0.56। ऐसे ही मान लीजिए 0.77896 आगे मान लीजिए 000 आ रहा है तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ देखिए यहाँ जाके ये रुक चुका है, तो मतलब ये तो टर्मिनेट हो गया। तो ये सब रेशनल नंबर होगा, आपको समझना चाहिए। अगर टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर है ही। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मान लीजिए बढ़ते जा रहा है 2 3 5 6, लेकिन वो आगे जाके एक पॉइंट के बाद रिपीट भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 3 5 6 आया, फिर से 2 3 5 6 आया, फिर से 2 3 5 6 आया, 5 6 आया, तो ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग कंडीशन है या रिपीटिंग कंडीशन है तो ये रेशनल नंबर होता है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए पाई का मान क्या है, पाई का मान कुछ लोग समझते हैं 22/7 है, जो फिर बिल्कुल गलत है। 22/7 को हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं इसको। 22/7 का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3.14 आगे सॉल्व करते करते कुछ पॉइंट के बाद रिपीट होने लगेगा, यही 5-6 पॉइंट तक जाता है फिर रिपीट होने लगता है ये, ठीक है। तो ये पाई का वैल्यू जो है वो इरेशनल नंबर है, तो रिपीट टर्मिनेट तो होना नहीं चाहिए वो। तो पाई का वैल्यू कुछ ऐसा होता है जिसको मतलब साइंटिस्ट लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग तो बस उसका वैल्यू जान सकते हैं क्या होता है, 3.1415926535। इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना जानिए 3.14 ये इंपॉर्टेंट है। और पाई का वैल्यू 22/7 आप ये यूज करते हैं, और इसको भी आप यूज करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस में, जैसे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई का जो हम लोग वैल्यू यूज करते हैं वो रेशनल नंबर है, ठीक है। देखिए पाई का जो असली वैल्यू है ये है, ये नीदर टर्मिनेटिंग है नॉर रिपीटिंग है, देख सकते हैं आप, ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ऐसे ये बढ़ता जाता है, कहीं भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का थ्योरी पार्ट जो है रियल नंबर्स का वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए पहला एग्जाम्पल बोलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए आपसे पूछा गया है फाइंड द, मान लीजिए आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर जो 70 और एंड 125 को डिवाइड करता है। लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स 70 एंड 125 और रिमाइंडर छोड़ता है, रिमाइंडर क्या छोड़ता है, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सब मतलब 70 के लिए 5 रिमाइंडर छोड़ता है और 125 के लिए 8 रिमाइंडर छोड़ता है। तो कुछ नहीं है इसमें हम लोग को बेसिकली एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन 5 और 8 मतलब रिमाइंडर भी छूटना चाहिए। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा। 125 में से 8 माइनस कर देंगे तो ये क्या आएगा, 117 आएगा। अब इन दोनों नंबर का हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, मान लो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। 65 इज इक्वल टू 5 into 13, 117 इज इक्वल टू 3 into 13। कॉमन क्या है इसमें से, कॉमन सिर्फ ये 13 और 13। तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज 13। तो अब डिवाइड करके देख लीजिए, इन दोनों नंबर को ये पूरी तरह से डिवाइड करता है, और इन दो नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो इसके लिए 5 रिमाइंडर छोड़ेगा ये, और इसके लिए 8 रिमाइंडर छोड़ेगा।
तो मतलब ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है। तो इसका आंसर आएगा 13। द लार्जेस्ट नंबर 13 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग 5 एंड 8 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। मान लीजिए आपसे पूछा गया है, हमें निकालना है एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है? 306 का और 657 का। ठीक है, और हमको ये दिया गया है, गिवन एचसीएफ इज 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। ये दिया हुआ है और हमको एलसीएम निकालना है। तो अभी हम लोग को थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे बड़ा नंबर इसलिए लिया गया है कि आप थोड़ा कैलकुलेशन भी करें। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ इधर लिख देते हैं हम, इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्या है? 306 इंटू 657। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 2 0 1 0 2 ये आएगा। हाँ, इंटू एलसीएम करके देख लीजिएगा आप एक बार, और गलती भी हो सकती है, बस एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ सही है, ये 201042। ठीक है, और एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 9 को इधर भेजेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से। तो इसका आंसर क्या है? 2 2 3 3 8। तो एलसीएम इसका आ गया, एलसीएम ऑफ 306 657 इज इक्वल्स टू 2 2 3 3 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये चैप्टर जैसे खत्म हो चुका है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे सिर्फ आपको ये बता रहा था कि मतलब जैसे कुछ लोग को दिमाग में आता है ये चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, तो इस चैप्टर का नाम रियल नंबर था, तो रियल नंबर क्यों था, मतलब रियल क्यों बोला गया इसको? ठीक है, इसको सिर्फ नंबर्स भी तो बोल सकते थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्लास 10th में आपको बताया भी नहीं आता है कि इसको सिर्फ रियल क्यों बोलते हैं। लोग समझते हैं कि रियल नंबर में जैसे सब कुछ हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इसमें भी हम लोग इंटीजर पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। तो मतलब इसको रियल नंबर क्यों बोला जा रहा है? इसके भी पीछे भी एक रीज़न है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर आ गया अंडर रूट ऑफ -2, ठीक है, क्या ये रियल नंबर में आता है? बिल्कुल नहीं, ये रियल नंबर में नहीं आता है। ये किस में आता है? इमेजिनरी नंबर। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, इसका भी यूज़ नहीं है बोर्ड में, तो इसका बिल्कुल यूज़ नहीं है। तो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, लोग सोचते हैं सबसे बड़ा रियल नंबर है। रियल नंबर के अंदर जैसे आता है इंटीजर्स आते हैं, रियल नंबर के अंदर, हाँ नहीं, रेशनल नंबर आते हैं पहले, तो फिर इंटीजर्स आते हैं, फिर नेचुरल नंबर आते हैं, ऐसे ऐसे करके। रियल नंबर भी किसी के अंदर आता है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या क्या आता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इसका भी यूज होता है, ये आप क्लास 11 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर एंड हो चुका है यहाँ पे। इसका आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड, डिवीजन, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जैसे इससे हम लोग एचसीएफ फाइंड किए थे, तो यही हम लोग पहले सबसे शुरुआत में ये पढ़े थे, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम लोग एचसीएफ फाइंड कर रहे थे। और दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और तीसरा चीज हम लोग क्या पढ़ा है? एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। और रियल और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पूरा स्टडी हम लोग किया है। और इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करना है, इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। और रियल और रेशनल नंबर ही पढ़े हैं क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो जाए, क्यू जीरो ना हो। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं। क्लास 10th बोर्ड में आपको सिर्फ इतना ही चाहिए। अगर आपको रियल नंबर पढ़ना है तो ये सब चीज़ आपका तैयार होना चाहिए आपका। और इस चैप्टर को अगर तैयार करना है अच्छे से तो आप एनसीईआरटी पूरा लगा लीजिए। बोर्ड के लिए अगर तैयार करना है, बेसिकली बोर्ड के लिए बताया जा रहा है आपको, बोर्ड के लिए, और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है चैप्टर का, तो पूरा आप एनसीईआरटी लगा लीजिए। और इस चैप्टर से ऐसे मत करिए कि पूरा पेपर लगाने बैठ जाए। मतलब आप इस चैप्टर से सिर्फ आप इंटरनेट पे ढूंढिए पिछले साल 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, जो पास्ट ईयर में आए हुए हो, बोर्ड एग्जाम में आए हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बिहार बोर्ड हो, किसी भी एग्जाम में आए हुए हो, तो आप उसको लगा सकते हैं यहाँ पे। कि बस 10 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, मोर देन एनफ है। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करते रहें, ज़्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर भी है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, देखा गया, ये पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था, इरेशनल नंबर को प्रूव करने का। जैसे आपको दे देगा √3 को इरेशनल प्रूव करो, चाहे दे देगा 2 + √3 को इरेशनल प्रूव करो, तो 2 + √3 को हम लोग क्या करेंगे? 2 + √3 को पहले पी बाई क्यू में कन्वर्ट करके एक रिजल्ट पे जाएंगे, फिर स्टेप 2 में हम लोग √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो ऐसे कर करके करते हैं इसको, आपको बताया गया होगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, बताया भी गया आपको अभी। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर आप लोग इस लेक्चर को देखना चाहें तो देखेंगे, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।